सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 आपका है ये हिंदी का, आपकी क्षितिज बुक का। तो वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोस के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे हम जो है लेखक परिचय यहाँ पर पढ़ते हैं, जो कि स्वयं प्रकाश जी ने जो है इस चैप्टर को लिखा है। तो उनके बारे में पहले यहाँ पर हम जो है कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। यानी जो स्वयं प्रकाश जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर में उनका जन्म हुआ, और सन 1947 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। यानी उनकी जो नौकरी और उनके जीवन का जो बड़ा हिस्सा था और उनका जो बचपन था वो कहाँ बीता? राजस्थान में। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वह भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादक से जुड़े हैं। यानी अभी वो कहाँ रहते हैं? अभी वो भोपाल में रहते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, और वसुधा नाम की एक पत्रिका है उसमें वो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो है हमने मेन बिंदुओं पर ध्यान दिया यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी के। आइए अब अपने मेन चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा। तो चलिए चैप्टर को अब शुरू करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। यानी एक हालदार साहब थे, ये इसमें जो है एक पात्र हैं। तो हालदार साहब जो थे उन्हें हर दिन 15 दिन के बाद कंपनी के काम के सिलसिले से जो है एक कस्बा था, उससे गुजरना पड़ता था। तो वो कस्बा जो था वो बहुत बड़ा तो नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। यानी वो जो कस्बा था ना, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं था, ना तो इतने पक्के मकान थे, और जो मकान थे वो भी ज़्यादा नहीं थे, और एक बाज़ार कहा जा सके ऐसा कोई बड़ा बाज़ार भी उस कस्बे में नहीं था। लेकिन वहाँ पर जो था, वहाँ पर एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना और 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे, और उसमें एक नगर पालिका भी थी। अब जो नगर पालिका है वो क्या करेगी? नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों को छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिए। यानी कभी तो जो है वो इन सब चीज़ों को बनवा दिया करती थी। कभी सड़कों को पक्की करवा देती थी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा देती थी, कभी कबूतरों के लिए रहने के लिए छतरी का इंतज़ाम कर देती थी ताकि वो दोपहर में आकर ठहर सकें, और कभी कभार जो है कभी सम्मेलन भी करवा के दिया करती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यानी इसी जो नगर पालिका था, इसका एक कोई उत्साही बोर्ड का अधिकारी था, प्रशासनिक अधिकारी, जिसने क्या किया कि बाजार के बीच के चौराहे पर जो था एक सुभाष चंद्र बोस जी की संगमरमर की मूर्ति जो थी वहाँ पर लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। यानी ये जो कहानी है उसी प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से के बारे में है, कि उस प्रतिमा के साथ क्या हुआ, कि कैसे जो था, क्या होता है उस प्रतिमा के साथ आगे। तो ये कहानी उसी के बारे में है। तो यहाँ से जो है अब हमारे मेन कहानी स्टार्ट हो रही है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहापों और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। यानी ऐसा लगता था मूर्ति को देखकर कि जैसे कोई अच्छा मूर्तिकार जो है वो उन्हें नहीं मिला है, और उनका जो है उपलब्ध बजट बहुत ज़्यादा था। मतलब उनका जो बजट था उसके मुकाबले, यानी उनका जो बजट था उसके मुकाबले खर्चा अधिक हो रहा था, उनका बजट कम था और पैसे उस चीज़ में ज़्यादा लग रहे थे। इसलिए बजट को बढ़ाने के लिए चिट्ठी पात्री में ज़्यादा समय बर्बाद उनका हो गया, और बोर्ड की शासनविधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। यानी उसे मूर्ति को देखकर ऐसा लगता होगा कि ये जो है किसी प्रोफेशनल, किसी आर्टिस्ट ने नहीं बनाई, किसी आसपास के बंदे को इस समय कम होने के कारण जो है उस किसी आसपास के कलाकार को ही दे दिया गया होगा इसका कॉन्ट्रैक्ट।
और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया होगा। यानी ऐसा माना जाता है कि ड्राइंग मास्टर एक इकलौते हाई स्कूल था उस कस्बे में, उसके जो ड्राइंग मास्टर थे उन्हें जो है वो इस काम को सौंप दिया गया, जिनका नाम क्या था, मोतीलाल, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। पटक देने यानी तेज़ी से बना देने का, यानी वो मूर्ति को तेज़ी से बना देने का जो है विश्वास दिलाया उन्होंने कि मैं जो हूँ वो मूर्ति को जल्द से जल्द बना दूंगा। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊँची, यानी मूर्ति जो थी वो कितनी बड़ी थी, लगभग 2 फुट ऊँची वो मूर्ति थी, जिसे कहते हैं बस्ट, जिसे बस्ट कहा जाता था, क्योंकि वो जो थी वो उनके कोट के दूसरे बटन से लेकर और उनकी टोपी की नोक तक थी और सुंदर थी, यानी वो जो थी बहुत सुंदर भी थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी उस मूर्ति में सब कुछ अच्छा था, जो कलाकार था, जो मोतीलाल जी थे, उन्होंने सब कुछ एकदम करेक्ट, एकदम बढ़िया बनाया था, लेकिन उसमें एक चीज़ की कमी थी। वो क्या था कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, यानी कि चश्मा तो था लेकिन वो चश्मा जो है वो संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। यानी वो चश्मा जो था वो एक सामान्य चश्मे के एक चौड़ा फ्रेम वाला चश्मा था जो मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे, हालदार साहब जो थे वो वहाँ के कोई अधिकारी थे, तो जब वो पहली बार उस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। यानी जब वो रुके पान खाने के लिए उस चौराहे पर, तो उन्होंने देखा कि सुभाष चंद्र बोस जी की आंखों पर, मूर्ति की उनकी आंखों पर चश्मा नहीं है और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। यानी वो जो है थोड़ा मुस्कुराए, वाह भाई ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, ऐसा वो कहते हैं। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। यानी अगर वो बाद में कस्बे से निकले तो उन्होंने वो जो बात थी चश्मे वाली, वो उनके दिमाग में अभी भी चल रही थी और वो ये सोच रहे थे कि क्या आइडिया लगाया है जो कस्बे के लोग हैं, इनके नागरिकों ने क्या आइडिया लगाया। इनका जो आइडिया है, इनका जो विचार है वो बहुत सराहनीय है, यानी प्रशंसा के काबिल है। मैं तो मूर्ति के रंग रूप का, कद का नहीं, यानी महत्व जो है वो रंग रूप या फिर मूर्ति के कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर, इस कस्बे के जो लोग हैं उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना है उसकी जो है मैं सराहनीय करता हूँ, ना कि उसके रंग रूप की, मूर्ति के। तो यहाँ पर जो है वो देशभक्ति की भावना के प्रति बहुत खुश होते हैं हालदार साहब। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। यानी हालदार साहब जब कुछ दिन बाद दोबारा वहाँ से गुजरे तो उन्होंने क्या देखा कि जो चश्मा है वो बदल चुका है। पहले जो था वो मोटे फ्रेम वाला चश्मा था और अब जो है वो चौकोर चश्मा उनकी आंखों पर आ गया था, जो कि गोल चश्मा है। हालदार साहब को कौतुक और बढ़ा, यानी हालदार साहब की जो उत्सुकता थी, जो उन्हें जानना था कि ये कौन बदल रहा है ऐसे, वो और बढ़ गई। वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है, ऐसा हालदार साहब ने एक बार फिर कहा। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। यानी हर बार जब वो आते थे तब उन्हें जो है एक नया चश्मा देखने के लिए मिलता था। तो एक बार वो इतना उत्सुक हो गए कि उन्होंने जो है वो उस पान वाले से पूछ ही लिया कि भाई कैसे हैं ये जो तुम्हारे नेताजी हैं, इनका चश्मा कैसे बदल जाता है, इनकी मूर्ति का क्या राज है इसका। उन्होंने जो है वो पूछ लिया उस पान वाले से।
पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था, यानी पान वाले के खुद के मुंह में एक पान था। वह काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यानी उसने क्या कहा, ये सब जो रोज़ चश्मे बदलते हैं हर टाइम पर, वो कौन बदलता है, कैप्टन चश्मे वाला। और यहाँ पर जो है हमें उस पान वाले के मिजाज के बारे में भी बताया गया है कि वो काला मोटा खुश मिजाज का व्यक्ति था और वो जो है हमेशा पान खाता रहता था। क्या करता है, हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। यानी जब कैप्टन चश्मे वाले का नाम लिया गया तो हवलदार साहब जो थे वो कुछ समय के लिए समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि ये कह क्या रहा है। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। और पान वाले ने जो है पूरी बात समझाई, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। यानी अब हवलदार साहब के मन में सवाल उठते जा रहे, वो इस चश्मे को क्यों चेंज करता है, उसको क्या मिलता है इसे चेंज करने से। तो वो कहता है कि कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। यानी वो जो है कुछ बताता है लेकिन अभी भी जो है हवलदार साहब को कुछ बात समझ में आ जाती है थोड़ी बहुत कि क्या बात हुई है। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाले है जिसका नाम कैप्टन है। यानी अब यहाँ पर जो है हवलदार साहब बता रहे हैं कि एक चश्मे वाला है जो जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। यानी यहाँ पर जो है वो क्या करता है, जो चश्मे वाला है कैप्टन चश्मे वाला, यहाँ पर जो हवलदार साहब है वो समझ गए हैं कि जो कैप्टन चश्मे वाला है वो नेताजी का चश्मा उतार लेता है और उनसे माफ़ी भी मांगता है। अगर मान लो कोई चश्मे उससे ख़रीदने आता है तो उसको जो है वो नेताजी जैसा ही चश्मा चाहिए होता है। अब उसकी बिक्री भी हो जाती है और उसकी जो देशभक्ति की भावना है वो भी उसकी बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हमने इतना पढ़ा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी का हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय। और हाँ, अगर आपने अभी भी हिंदी का सिलेबस नहीं देखा है तो सबसे पहले हिंदी का सिलेबस जो है वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच।